एक्सप्लोर करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स। और अब रेट लो भी हमने प्रिडिक्ट कर लिया, हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन था केमिकल रिएक्शंस का वो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ और नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है ना, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये समझ में आता है जिनके स्टडी करने से कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर होती कैसे है ना, कौन कौन सी चीजें उसके लिए हमें सीखनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। हमारा हेडिंग है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्टिवेशन एनर्जी ये से हम इसको डिनोट करते हैं। देखो आपने आपके चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है चैप्टर की। वैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, और एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, ओके। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली है क्या, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट। बात समझ में आ गई? एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी यदि हम किसी को सप्लाई कर दें ना तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है एक रिएक्शन का। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। H2 हमने लिया, H2 और I2, और इन दोनों ने मिलकर के बना दिया 2HI। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, ये एक बेचारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आप समझते ही हैं कि वो रिएक्शंस जिनमें हीट क्या होती है, बताना जरा, बता भी दो, हीट क्या होती है? रिलीज या एब्जॉर्ब? सर रिलीज। रिलीज। और डेल्टा एच का साइन होता है, मैंने लिख दिया है, अब नहीं पूछेंगे, निगेटिव। ओके, डेल्टा एच का साइन होता है निगेटिव। हमारे पास ये रिएक्शन है और हम समझने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग। चलो देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे है। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोगों को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है। ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है? ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शंस रिजल्ट होता है इफेक्टिव कोलिजन्स का। किसका? जो आपके मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, वो आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, कोलाइड करते हैं, और जो इफेक्टिव कोलिजन होती है, सारे कोलिजन्स होते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, इनमें भी कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स है ना, ठीक है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। तो बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन रिजल्ट होता है इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। आपको बात समझ में आई? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। ठीक है, उसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। चलो देखते हैं कैसे कोलिजन होता है और कोलिजन होने के बाद क्या होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक H2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इससे आके कौन कोलाइड करेगा? आयोडीन का मॉलिक्यूल। दोनों मॉलिक्यूल आएंगे आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद में ये एक हाई एनर्जी का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई एनर्जी का इंटरमीडिएट बनाएंगे। और वो इंटरमीडिएट कौन सा है देखना जरा, H I H और I, और ये देखो, ये देखो मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं, मैं कोई भी बॉन्ड है उसको क्लियर नहीं बना रहा हूं। डॉट 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 मींस दीज आर पार्शियल बॉन्ड्स, है ना, ये पार्शियल बॉन्ड है यानी कि। और फिर बाद में क्या हुआ, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, हाई एनर्जी की स्पीसीज बनी, ये टूट जाती है प्रोडक्ट में। ये देखो, एक HI का प्रोडक्ट ऐसे बन गया और दूसरा HI का प्रोडक्ट ऐसे बन गया। अब देखो हुआ क्या, आप देखो, है ना, कुछ पुराने बॉन्ड टूट गए। एक रिएक्शन में यही होता है ना, कुछ ओल्ड जो बॉन्ड्स होते हैं, है ना, वो टूट जाते हैं, नए बॉन्ड एस्टैब्लिश होते हैं। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूट गया है, नया बॉन्ड हाइड्रोजन आयोडीन के बीच का बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक स्क्वायर टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, डॉट डॉट डॉट, ये पार्शियल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। पार्शियल बॉन्ड्स का मतलब समझ गए? ये जो स्ट्रक्चर है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? और भी कोई नाम है क्या? हाँ है तो सही, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये आपका इंटरमीडिएट भी है, इंटरमीडिएट है ना भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का इंटरमीडिएट है। ठीक है, ओके, ये इंटरमीडिएट भी है। ओके, अब इंटरमीडिएट की खास बात क्या होती है? इंटरमीडिएट
ना इंटरमीडिएट बेचारा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। ये लो भाई, ये ओके, यस, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल होता है। और क्या होता है? और होता है शॉर्ट लिव्ड। ये लो, बेचारा बहुत कम टाइम के लिए इसकी लाइफ टाइम होती है, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाईली एनर्जाइज्ड, बिकॉज हाईली एनर्जाइज्ड, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है। अब आपको समझ में आ गया ना, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। ये कौन है? इंटरमीडिएट है। और क्या नाम है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और देखो इसकी खास बात क्या है, इंटरमीडिएट में नए बनने वाले बॉन्ड, दे आर नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड, दे आर पार्शियली फॉर्म्ड। देख लो भाई, नए बनने वाले बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड है, और कुछ जो पुराने बॉन्ड थे जिनको टूटना था वो भी पूरी तरह से टूटे नहीं है। I can say that in the intermediate complex, नए बनने वाले बॉन्ड पूरी तरह से बने नहीं हैं, टूटने वाले बॉन्ड पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। मींस the bonds are in partial, the bonds are partial bonds, okay, ठीक है। न पूरी तरह से टूटे हैं टूटने वाले बॉन्ड, न बनने वाले पूरी तरह से बने हैं। ये हमारा इंटरमीडिएट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, समझ लो। बात समझ में आई? अब आपको समझ में आया कि रिएक्टेंट क्या करते हैं भाई, आपस में कोलाइड करके क्या बनाएंगे, बताना जरा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होगा फाइनली? प्रोडक्ट। ये एक केमिकल रिएक्शन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर। यस, ओके, यस, चलते हैं आगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमें पता चल गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें पता चल गई, रिएक्शन में कोलिजन होता है हमें पता चल गया, इफेक्टिव कोलिजन एक टर्म है, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब ये पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है। अब हम ये जो आपने रिएक्शन देखी है, ये जो आपने लिख ली है कॉपी में, ठीक है, इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं कि ये रिएक्शन आखिर होती कैसे है, एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब आप, है ना, छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, क्या? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ दिस रिएक्शन। ये लो भाई, ये जो आपने अभी रिएक्शन देखी ना, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस के साथ एनर्जी कैसे चेंज होती है, कैसे चेंज हो रही है एनर्जी, हम लोग वो देखने वाले हैं। और आप बनाएंगे मेरे साथ एक ग्राफ। ये लीजिए भाई, ये हमने एक ग्राफ बनाया। इधर हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। देख लो, इधर हम लिख रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट किसको बता रहा है? वो बता रहा है रिएक्शन प्रोग्रेस को, कि रिएक्शन इधर से इधर प्रोग्रेस हो रही है, इधर से इधर प्रोग्रेस हो रही है रिएक्शन, ठीक है। अब देखो भाई, हम अभी जो हमने रिएक्शन करी है ना, हाइड्रोजन आयोडीन ने बनाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वो किसमें ब्रोकन अप हो गया? प्रोडक्ट में। उस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कि शुरू की एनर्जी रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुए केमिकल्स, ठीक है, तो एनर्जी कैसे चेंज हुई, क्या चेंज हुआ एनर्जी में, ठीक है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो सबसे पहले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर हमारे रिएक्टेंट्स, यहां पर हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट्स। ये लो भाई, ये हमारे रिएक्टेंट। जरा रिएक्टेंट कौन कौन से थे बताना जरा, बता भी दो, कौन कौन से रिएक्टेंट थे बता दो। H2 और I2। H2 प्लस I2, ये हमारे रिएक्टेंट थे, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। अब देखना जरा स्क्रीन पे, देखो क्या हो रहा है। जैसे ही हमने रिएक्शन चालू कराई, दोनों ने रिएक्शन स्टार्ट करी, कोलाइड किया, और इन्होंने बनाया एक हाई एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो हाई एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाद में किसमें ब्रोकन अप हो गया? आपके प्रोडक्ट में। किसमें? आपके प्रोडक्ट में। और आपके प्रोडक्ट क्या है आप लोग जानते हो, वो है 2HI। लिख लिया आपने, ठीक है। अब ये जो इसका जो ये जो ग्राफ बना है, इसका जो टॉप सिचुएशन है, जिसकी जहां पर एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहां हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जरा यही तो नहीं था, देखना जरा।
यही तो था। ओके, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये लो। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि रिएक्टेंट ने आपस में कोलाइड करके बनाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो शॉर्ट लिव्ड है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है ना? क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और वो जल्दी से किस में ब्रोकन अप हो गया? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की एनर्जी काफी कम है। ये देखो, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इधर तो बैठा है कौन? रिएक्टेंट, और इधर उसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, लेकिन इन दोनों के बीच में एक एनर्जी बैरियर है। देखो, ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, दिस इज एनर्जी बैरियर। हमें मान लेते हैं ये, हम एक एक माउंटेन है, उसके एक तरफ है, और ये माउंटेन के दूसरी तरफ की जगह है, हमें वहां जाना है और कोई रास्ता नहीं है, तो हमें माउंटेन के ऊपर से जाना पड़ेगा ना। तो ये बैरियर है, दिस इज बैरियर। तो ये रिएक्शन में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी बैरियर है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इट हैज टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। बात समझ में आई? हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने में हमें क्या करना है, बताना जरा। ये माउंटेन को क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ, करना पड़ेगा ना। वैसे ही यस सर। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा? बताना जरा, कौन सा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा? व्हाट दिस बैरियर इज कॉल्ड? ये कौन सा बैरियर है? माउंटेन बैरियर है या एनर्जी बैरियर है? बता भी सर दो। एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर। बात समझ में आई? ये एनर्जी बैरियर है। अब आपको समझ में आया कि अब अच्छा, एनर्जी बैरियर, आप ये एनर्जी बैरियर किस चीज का है? एनर्जी बैरियर इस चीज का है कि आपके रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले बनाना पड़ेगा, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही प्रोडक्ट में टूटेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी काफी ज्यादा है, इसका मतलब पहले रिएक्टेंट क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो टूट जाएगा प्रोडक्ट में। यहाँ एक समस्या है, यहाँ एक समस्या है। देयर्स अ प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। जरा देखना मैं कहाँ मार्क कर रहा हूँ। इतनी एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बताना जरा। जो मैंने मार्जिन लिया है, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई रिएक्टेंट मोलिक्यूल टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इज इट राइट और नॉट? बताना जरा। बता भी दो। जो मैंने मार्जिन बनाया है, वो एनर्जी कौन सी है? रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ना, वरना तो कैसे बेचारा रिएक्टेंट बना देगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। हमें उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या उसके पास होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एनर्जी कौन सी है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इट इज, आर यू एग्री विद मी? बताना जरा। बात, यस यस यस। तो ये जो दिस रिक्वायर्ड एनर्जी है, वापस सुन लो, लिख भी लो डेफिनेशन, ठीक है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सिंपल सी बात है। और ये लो, मैंने इसको मार्क भी कर दिया, ईए। ये लो, ये ईए है एक्टिवेशन एनर्जी। बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मैंने शुरू में क्या बताया था आपको? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिव समवन। बात समझ में आई? वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। ठीक है, जैसे किसी कोई बच्चा कोई काम नहीं कर रहा, उसको कहेंगे चॉकलेट ले लो बोल करके, तो वो तुरंत वो काम कर देगा, तो वो उसके लिए एक्टिवेशन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। रिएक्टेंट को हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए, तभी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तभी वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अदरवाइज वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। वो दोनों जो H2 और I2 है ना, वो दोनों अलग अलग पड़े रहेंगे। कोई वो कोलाइड करेंगे, लेकिन वापस वो उसी फॉर्म में आ जाएंगे, H2I2, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। बिकॉज देयर इज अ कंडीशन टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव दिस मच ऑफ एनर्जी। विच वन? EA। ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख ली क्या? बताना जरा एक्टिवेशन एनर्जी की। बता दो। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक और लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। वहां भी मिनिमम वर्ड यूज करना है,
द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड लिखा ना आपने, एनर्जी रिक्वायर्ड लिखा ना, वहां पे मिनिमम वर्ड यूज करना है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, वेरी सिंपल, टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये लो भाई, तो कोई भी रिएक्टेंट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने के लिए या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितना एनर्जी उसको चाहिए वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। ये इतनी एनर्जी देंगे तभी बेचारा बैरियर को क्रॉस करके उधर जाएगा ना प्रोडक्ट की तरफ। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट और आपने इसकी डेफिनेशन भी लिख ली, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जरा देख भी लो, एक मैं मार्जिन और ले रहा हूं, उस वो क्या है वो भी बता देना मुझे। ये देखना जरा, कर्सर से मैंने ये मार्जिन बनाया है, ठीक है। ये क्या एनर्जी है, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ये टोटल एनर्जी है that must be possessed by the reactant molecule to participate in the reaction, सही बात है क्या? टोटल एनर्जी तो इतनी होनी चाहिए। देखो इतनी एनर्जी तो पहले से उसके पास है, ये देखो अब मैं जहां मार्जिन ले रहा हूं वो एनर्जी तो ऑलरेडी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, बताना जरा है कि नहीं है, बताओ, बात आपको समझ में आई? ये तो क्या है, ऑलरेडी पजेस्ड एनर्जी बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो अभी मैं जहां टिक कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है ऑलरेडी पजेस्ड जो एनर्जी है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर देंगे तो ये हो गई मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन द एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए तब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट, टीई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट, टीई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट। द मिनिमम एनर्जी that must be possessed, फटाफट लिख लो, the minimum energy that must be possessed by the reactant molecule, फटाफट लिखो, the minimum energy that must be possessed by the reactant molecule to participate in the chemical reaction is known as threshold energy, is known as threshold energy, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे लिखोगे, ये तो इतना तो आता ही होगा आपको, थ्रेशोल्ड, ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी हुई, मिनिमम पजेस्ड एनर्जी बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। दोनों को डिफरेंस देख लेना भाई, मिनिमम पजेस्ड और मिनिमम रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो भाई अब देख लेते हैं फटाफट आपका एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, थ्योरेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कौन सी करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, फटाफट लिख लो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये लो भाई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसमें से हम कर देंगे माइनस, तो ये आपको मिल जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो हुई एक बात, डेफिनेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला। अब हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कर्सर की तरफ देखो, कर्सर कहाँ है, ये लेवल है किसका, ये लेवल है रिएक्टेंट की एनर्जी का, जहां मैं डॉट 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 लगा रहा हूं, ठीक है। और ये आपके प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल है। जरा बताना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई या क्या हुई, ज्यादा हो गई, बताओ जरा। सर कम हो गई सर, कम हो गई, यानी कि इतनी एनर्जी बाहर निकल गई ना, इतनी एनर्जी बाहर निकल गई ना, जो टोटल केमिकल्स हैं पूरे के पूरे उन्होंने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी और ये बेचारे रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में तो ये एनर्जी रिलीज करने वाली है रिएक्शन, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, और ये हम शायद ले चुके हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके लिए डेल्टा एच का साइन क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। बात आपको समझ में आई, एक्सोथर्मिक ये आपका डेल्टा एच है। अब किसी ने पूछ लिया साहब डेल्टा एच क्या है बोल करके, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो डेल्टा एच का नाम तो आपको पता होगा, बता दो, बता सकते हो क्या, ये डेल्टा एच क्या है, ये डेल्टा एच है रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी। ये रिलीज्ड एनर्जी तो किस केस में होती है, एक्सोथर्मिक में, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी किस केस में होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये लो भाई, ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का, दैट इज एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। अब
अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, ये तो हो गया, बात खत्म नहीं हुई है। हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में। ये जो ग्राफ हमने अभी अभी बनाया है इस तरह का, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। बात सही है ना? ये देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इसका आप रिवर्स बनाएंगे, इसका मिरर इमेज आप बनाएंगे, ठीक है? ये देखो, इसको आप लोग इस तरह से बनाओगे, इसका मिरर इमेज, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है, और प्रोडक्ट की ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एच का साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, हीट एब्जॉर्ब हो गई। ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इन दोनों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में डिफरेंशिएट रखना कि एंडोथर्मिक के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं और एक्सोथर्मिक के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आई? अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, किसका? एक्टिवेशन एनर्जी जब लो होती है, लो ईए, तो वो होती है फास्ट रिएक्शन। जाहिर सी बात है, कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो फास्ट रिएक्शन होगी, और आपका हाई होगा तो होगी स्लो रिएक्शन। फटाफट लिख लो, ठीक है? अगला और देख लेते हैं जो आप लोग मुझे बताओगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1 मैंने लिख दिया है, नंबर ओके। तो आपने अभी अभी क्या सीखा? आपने सीखा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? और अभी हम क्या सीख रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आपने देख लिया एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या हुआ, ये देखना जरा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, देख लो, ठीक है, प्रोडक्ट की कम है, इसका मतलब डेल्टा एच आपका क्या हुआ है? एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई है तो ये रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। यहां आप मैच करोगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, इसका मतलब इतनी एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है? इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। तो ध्यान रखना, ठीक है? एक्सोथर्मिक में आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे आता है, और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट रिएक्टेंट से उसका लेवल, एनर्जी का लेवल ऊपर रहता है, ठीक है? ओके, ये तो हो गया। ये आपने नोट कर ही लिया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो तो रिएक्शन फास्ट होती है। जाहिर सी बात होगी, बैरियर छोटा हो गया भाई, है ना? माउंटेन यदि छोटा हो जाए तो हम भी जल्दी से क्रॉस करके उधर चले जाएंगे ना, दूसरे साइड। ओके, तो ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन भाई स्लो होगी, ये नेचुरल सी बात है। अब आपको मुझे जो बताना है वो ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं लिख रहा हूं। एक्टिवेशन एनर्जी सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, इसके लिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ठीक है, लिख लो आप लोग, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मुझे एक इक्वेशन बनाना है, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे फटाफट। ई ए फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी प्रोसेस के लिए? बैकवर्ड, ठीक है? अब आप मेरी हेल्प करेंगे, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है एक्सोथर्मिक के लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्रोसेस की ज्यादा है या बैकवर्ड प्रोसेस की ज्यादा है? फटाफट बता दो मुझे, बता भी दो, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? देखते हैं, फॉरवर्ड की देखते हैं, तो कर्सर को तरफ देखो। फॉरवर्ड यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए, राइट? ये ईए हो गई। अब बैकवर्ड देखते हैं, ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी इतनी चाहिए। देखो, यस, समझ में आई कि नहीं आई बात? तो किसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, बताना जरा। एक एक्सोथर्मिक, यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड जो प्रोसेस है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपके फॉरवर्ड से ज्यादा है, ठीक है? ये बहुत सिंपल सी समझने की बात थी। अब इसके लिए तो मैं आपको ही पूछूंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये मैंने लिख दिया ईए फॉरवर्ड, और ये मैंने लिख दिया ईए बैकवर्ड। अब आपको मुझे बताना है, फटाफट बता दो, किसकी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी? फॉरवर्ड की ज्यादा है या बैकवर्ड की ज्यादा? सर यहाँ पे फॉरवर्ड की सर होगी ज्यादा। हाँ, फॉरवर्ड की ज्यादा होगी। ये देखो, फॉरवर्ड को तो बेचारे को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में यदि रिवर्ट होगा तो उसको तो इतनी सी चाहिए।
बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की ज्यादा होगी। ये लो, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जितने भी पॉइंट थे हमने, मोस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं जो थ्योरेटिकल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको मीनिंग समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है ये समझ में आ गया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ में आ गया। ठीक है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में डिफरेंस समझ में आ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी मिनिमम पजेस्ड एनर्जी है ना, टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। दोनों डेफिनेशन में ये वर्ड का जो डिफरेंस है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी और मिनिमम पजेस्ड एनर्जी, वो आपने होप ये उम्मीद करता हूं कि आपने वो समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से आगे चल के देखते हैं आगे हमारे पास और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। ओके, तो हम लोग एक अच्छा सा हेडिंग लेते हैं, नया हेडिंग लेते हैं, और आप लोगों को भी यू आर